हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम कांग्रेस के बनारस सेशन, कलकत्ता सेशन और सूरत सेशन का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी हमने मुस्लिम लीग का पढ़ा ना और बंगाल डिवीज़न पढ़ा। तो उस टाइम कांग्रेस का सेशन और अध्यक्ष कौन था ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड साथ ही हम देखेंगे लखनऊ पैक्ट होता है, जो लखनऊ अधिवेशन होता है कांग्रेस का, वो भी देखेंगे, क्योंकि वो खुद में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जो उससे एक दो क्वेश्चन तो कंफर्म है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इसमें हम PYQ भी देखेंगे। हम जितने भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हम सब लोग क्या कर रहे हैं कि हम जो भी PYQ है ना, लाइक UPSC PCS एग्ज़ाम के, छत्तीसगढ़ MP PCS BPSC, अदर एग्ज़ाम जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं इंटर कॉलेज की, वो क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो कांग्रेस के सेशन की बात करें तो पहले तो बनारस सेशन होता है, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन। तो अगर इस क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले 1905 में कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन होगा, 1906 में जब मुस्लिम लीग बना तब कौन सा था, बंगाल विभाजन हुआ तब कौन सा था, और फिर क्या होता है कांग्रेस का डिवीजन जब होता है, कांग्रेस जब बट जाती है उग्रवादी उदारवादी में, तब कौन सा सेशन होता है। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले कौन है ये आपको पता होगा। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, यानी राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के। और गांधी जी के गुरु ये थे, और इनके गुरु कौन थे, रनाडे रनाडे। ठीक है, रनाडे। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उस टाइम कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। और 1905 में ही उन्होंने भारत सेवक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है उसकी स्थापना की थी, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे ही। और वर्ष 1906 की बात करें तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था। बनारस अधिवेशन के टाइम की क्या होता है, बंगाल डिवीजन होता है। बंगाल डिवीजन की घोषणा कब होती है, 22 जुलाई को होती है। और फिर ये जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है, बहिष्कार, जिसमें बाइकॉट मूवमेंट होता है, स्वदेशी मूवमेंट होता है, और फिर क्या होता है जो चीज़ें होती है विदेशी चीज़ें, उनका बहिष्कार किया जाता है। तो 22 जुलाई को अनाउंसमेंट होता है, कर्जन लॉर्ड कर्जन के टाइम पे डिवीजन होता है, वाइसराय रहता है। तो 22 जुलाई को अनाउंसमेंट होता है, 7 अगस्त को क्या होता है, स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो जाता है। कब है, 1905 की बात हो रही है। उसके बाद 16 अक्टूबर को क्या होता है, ये प्रभावी हो जाता है विभाजन, 16 अक्टूबर को। ठीक है, और जिस दिन प्रभावी होता है उस दिन शोक दिवस या राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। चलिए, अब हम कलकत्ता अधिवेशन की बात करें तो देखिए, पहले तो बनारस अधिवेशन हो गया। बनारस में कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले, इनके टाइम पे ही बंगाल डिवीजन हुआ था। और इन्होंने ही भारत सेवक संघ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। और 1905 के टाइम पे ही बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित जो वंदे मातरम है वो गीत बहुत गाया गया था। और इसी टाइम भारत माता की चित्र जो था अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। ठीक है, क्लियर हो गया। ये सब हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, बस यहाँ रिवीजन कर रहे हैं। तो 1906 में क्या होता है, कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन होता है कलकत्ता में। और अध्यक्ष पद को लेकर क्या होता है, पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी। लेकिन क्या होता है, दादा भाई नौरोजी जो होते हैं, अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल जाता है। लेकिन जो दादा भाई नौरोजी होते हैं, जो क्या होते हैं, दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था द पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये ब्रिटिश संसद में पहले भारतीय सदस्य थे। ठीक है, ये पहले थे जो सदस्य बने थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। और दादा भाई नौरोजी जी जो थे उदारवादी थे। ठीक है, और ये जब अध्यक्ष बन गए तो ये जो विवाद था टल गया, जो कि कांग्रेस में अभी विभाजन चल रहा था, कि बात चल रही थी कि कौन अध्यक्ष बनेगा, और इसी को लेकर विवाद हो गया था। लेकिन दादा भाई जब नौरोजी जब अध्यक्ष बन गए तो इन्हीं ये जो विभाजन है वो टल गया था। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई ने स्वराज की मांग की थी। जो स्वराज शब्द है उसका प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। तो स्वराज की मांग अगर बात करें तो स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कांग्रेस द्वारा सेल्फ रूल यानी स्वयं शासन संबंधित प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस के अधिवेशन में चर्चा की गई थी। सेल्फ रूल की बात करें तो स्वयं का शासन जो है उसकी चर्चा बनारस अधिवेशन में की गई थी। लेकिन वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। और कौन था उस टाइम अध्यक्ष, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इस प्रस्ताव के साथ ही स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधित भी पारित किए गए थे। बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधित भी पारित किए गए थे। ये सब चीज़ें इस टाइम में इस प्रस्ताव के टाइम पे था।
दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? आसफ अली, अरुणा आसफ अली का नाम सुना होगा वो। 1892 में क्या होता है, 1892 की पहले की बात हो रही है कि पहले भारतीय जो थे ये मतलब 1892 में ये उदारवादी दल की ओर से फिल्सबरी ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। कब चुने गए थे? 1892 में, मैंने पहले ही बता दिया था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी बन चुके थे, 1886 में, 1893 और 1906 में, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। 3 बार अध्यक्ष बन चुके थे, ठीक है, 1886, 1893 और 1906 में। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और भौतिकी प्रोफेसर भी नियुक्त हुए थे। कहाँ पे? बॉम्बे में। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका रास्त गुप्तार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रास्त गुप्तार की शुरुआत 1851 में की थी। और बात करें तो सीवाई चिंतामणि जो थे, सीवाई चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। किसने कहा? सीवाई चिंतामणि ने कहा था। गोखले ने कहा था कि यदि रामकृष्ण गोखले, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के बारे में कहते थे कि यदि मनुष्य में केवल देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में है। वर्ष 1907 में क्या होता है? सूरत अधिवेशन होता है, सूरत कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है। और इसी अधिवेशन में क्या होता है कि कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम और गरम दल में। तो 1907 में सूरत आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब उदारवादी उग्रवादी किसको अध्यक्ष बनाना चाहते थे? जो उग्रवादी थे वो चाहते थे कि, या चरमपंथी जिसको कहते हैं, उग्रपंथी जिसे कहते हैं, वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते। लाल पाल बाल सुना होगा ना, ये सभी उग्रवादी थे। तो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। वहीं जो उदारवादी थे रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते। एट लास्ट में क्या होता है कि जो उदारवादी की तरफ से रास बिहारी घोष थे वही अध्यक्ष बन जाते हैं और इसी से विभाजन होता है। अब ये विभाजन कांग्रेस का भी हो गया। लखनऊ कह रहे हैं, सॉरी, हाँ, लखनऊ अधिवेशन अब होगा। कांग्रेस का विभाजन हो गया, मुस्लिम लीग का गठन हो गया। अब ये कैसे एक हो जाएंगे? देखिए क्या होता है, मुस्लिम लीग का गठन इस उद्देश्य से होता है कि मुस्लिम लीग के जो सदस्य होंगे वो ब्रिटिश सरकार के प्रति क्या होंगे? निष्ठावान होंगे। मतलब उनकी प्रतिष्ठा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो अलग निर्वाचन मंडल देंगे उनको, अलग पृथक सांप्रदायिक पंचायत, नाम सुना है ना, जो 1909 में अलग निर्वाचन की बात की थी मॉर्ले मिंटो सुधार ने। तो इसलिए ये चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार की हम मुस्लिम लीग के जो सदस्य हैं वो प्रतिष्ठा करेंगे, मुस्लिम लीग हमारे फेवर में करेगा। लेकिन जब ये मुस्लिम लीग का गठन होता है, अभी मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है इसमें, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना जो है 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल होते हैं। उससे पहले वो कांग्रेस के सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। तो मुस्लिम लीग जब बना था तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के सदस्य बनते हैं 1913 में, खुद ये मुस्लिम लीग के सदस्य बनते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान विभाजन होता है, जो कि कांग्रेस के साइड में रहते हैं, लास्ट में जाके ये भी अलग पाकिस्तान की मांग करने लगते हैं। तो कंडीशन ये होती है, मुस्लिम लीग का जिस उद्देश्य से गठन हुआ था वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की जो नीति थी वो दिख गई थी कि जो ऑटोमन साम्राज्य थे वहाँ पे जो कैलिफ जो होते हैं, खलीफा का जो पद होता है उस पर कंट्रोल कर लिया था ब्रिटिशर ने। अब जो सभी मुसलमान हो, चाहे किसी भी देश के मुसलमान हो, वो चाहेंगे उनके जो खलीफा है उनको नियंत्रण ना किया जाए, उन पर नियंत्रण ना रखा जाए। अब इसी विवाद को लेकर खिलाफत आंदोलन भी होता है और इसी विवाद की वजह से अब क्या होता है कि मुस्लिम लीग को समझ आ गया कि जो ब्रिटिश है उनके फेवर में नहीं काम कर रहे हैं और इसलिए मुस्लिम लीग क्या होती है, कांग्रेस में फिर से एक हो जाती है। मुस्लिम लीग कांग्रेस से मिल जाती है और इसी लीग से मिलने से ही पूना लखनऊ पैक्ट होता है जो 1916 में दोनों मिल जाते हैं। और जो विभाजन होता है ना, और भाई भाई मतलब उदारवादी उग्रवादी का, वो भी इसी पैक्ट के थ्रू एक हो जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, कहानी समझ आ गई क्या हुआ था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध, फिर ऑटोमन साम्राज्य, मुस्लिम लोगों को पता चल गया था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है 1916, दिसंबर 1916 में होता है और
इसमें क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। दोनों दलों के पृथक पृथक रूप में संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किए गए और संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में एक समझौता किया गया। यह समझौता सामान्यतः लखनऊ और कांग्रेस लीग योजना के नाम से जाना था, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना था। देखिए कुछ कंडीशन होती है कि मुस्लिम लीग जो कांग्रेस के साथ मिलती है, पहले तो इनको पृथक निर्वाचन देने के लिए जो कांग्रेस है पहले राजी तो नहीं था, लेकिन बाद में कांग्रेस मान जाता है। तो वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप 19 स्मरण पत्र के दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों के का साकार रूप दिया गया। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिकाचरण मजुमदार ने की थी, और जो दृष्टियों से संस्मरणीय था। ये जो समझौता हुआ था ये बहुत इसलिए हुआ था क्योंकि मुस्लिम लीग भी अब ब्रिटिश के खिलाफ हो गई थी, ठीक है। इसकी वजह से खिलाफत आंदोलन भी शुरू होता है। और इसमें क्या क्या था, पहला पॉइंट ये हुआ था इस समझौते में कि जो उग्रवादी जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 में कांग्रेस से अलग हो गए थे, निष्कासित कर दिया गया था, वो कांग्रेस में फिर से प्रवेश कर लेते, पुनर्प्रवेश हो जाता है, यानी कांग्रेस भी मिल जाता। और इनके मिलाने में किसका सहयोग होता है, एनी बेसेंट और तिलक का। एनी बेसेंट और तिलक ने इनको मिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। और जबकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था, और इस समझौते का मतलब रोल किसका था, तो इसमें तिलक का ही रोल था, तिलक का रोल था, और मोहम्मद जिन्ना का रोल था, मोहम्मद अली जिन्ना का रोल था। जिन्ना को ही सरोजिनी नायडू ने बोला था, जब इन्होंने मिलाया, सरोजिनी नायडू को क्या ही पता था कि बाद में जाके ये भी पाकिस्तान की मांग करने लगेंगे। तब सरोजिनी नायडू ने इन्हें बोला था, एम्बेसडर बोला था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बोला था इन्होंने, हिंदू मुस्लिम एकता का एम्बेसडर बोला था जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को। किसने, सरोजिनी नायडू ने बोला था, इसी समझौते के बाद से। अब क्या होता है, सभी मिल जाते हैं। तिलक और एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण रोल होता है कांग्रेस के मिलन में। कांग्रेस के जो दो भाग थे, उग्रवादी और उदारवादी, मिल जाते हैं, पुनर्प्रवेश हो जाता है। और मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक का रोल होता है लीग को मिलाने में। फिर 1912 से 1916 से 1922 तक का जो काल होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्रीपूर्ण का काल होता है, यानी मतैक्य का काल होता है। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता है, ये टेम्पररी था। बाद में तभी तो पाकिस्तान की मांग होती है, क्योंकि अब तो विभाजन हो गया, तो थोड़ा थोड़ा सा बंटवारा तो हो ही गया ना, चाहे वो भावनाएं हैं, विचार हो, तो बट गया है। मुस्लिम लीग इन समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा तथा वह मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत करती रही। वर्ष 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर कार्य करते रहे, किंतु असहयोग आंदोलन के साथ ही यह समझौता भंग हो गया। लीग ने पुनः अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया था, और 1904 में जो खिलाफत आंदोलन भी हुआ था वो समाप्त हो गया था, क्योंकि खलीफा का पद ही खत्म कर दिया गया था। और 1922 में असहयोग आंदोलन बंद हो गया था, फिर से शुरू किया गया, नहीं शुरू नहीं, 22 चौरी चौरा कांड की वजह से इसको बंद कर दिया गया था। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए प्रथम बार पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया था, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया जाता है, और अध्यक्ष अंबिकाचरण मजुमदार ने 10 वर्षों के दुखद अलगाव तथा गलतफहमी के कारण बेवजह के विवादों को भटकने के बाद भारतीय राष्ट्रीय दल के दोनों खेमों ने अब महसूस किया है कि अलगाव उनकी पराजय और एकता का उनकी जीत है। अब भाई भाई फिर मिल गए हैं। ऐसा किसने कहा था? ऐसा अंबिकाचरण मजुमदार ने कहा था, ठीक है। ऐसा अंबिकाचरण जो अध्यक्ष थे उस टाइम ये कहते कि भाई भाई फिर मिल गए हैं, क्योंकि हम एकता रहेंगे तभी उनकी जीत होगी, अगर अलग अलग रहेंगे तो नहीं जीत होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम होम रीग देखेंगे, तब तक हम PYQ डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कांग्रेस के सूरत, कलकत्ता और बनारस अधिवेशन से रिलेटेड है। फिर हम लखनऊ वाले अधिवेशन का क्वेश्चन देखेंगे। तो 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना था। अब ये पूरा पढ़ने के बाद जब गुरु माना है आपने पढ़ लिया, तब आपको क्वेश्चन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इनके गुरु थे महात्मा गांधी के, और महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? रानाडे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन अध्यक्षता की थी। गोपाल कृष्ण गोखले जब बंगाल डिवीजन हुआ था, बंगाल का पार्टीशन हुआ था, उस टाइम ये अध्यक्ष थे 1905 में। और स्वदेशी मूवमेंट भी इसी टाइम पे हुआ था। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी संघ से हाँ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के ये स्थापना की थी, गठन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 में बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो बनारस अधिवेशन ही तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, तो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने किया था। इन्होंने ही द पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है, 1906 में। और इन्हीं की वजह से बच जाता है, नहीं तो विभाजन हो जाता कांग्रेस का, फिर टल जाता है, फिर 1907 में आखिरकार हो ही जाता। और 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है इनके टाइम पे, ठीक है। और मुस्लिम लीग का जब गठन होता है तो मोहम्मद अली जिन्ना इसके सदस्य नहीं रहते। 1906 में मोहम्मद अली जिन्ना खुद कांग्रेस के सदस्य बनते हैं, कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, जबकि 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था। प्रस्ताव का उद्देश्य था, देखिए प्रस्ताव तो 1906 में पारित किया गया था, चर्चा जरूर हुई थी अधिवेशन में, चर्चा जरूर हुई थी बनारस के अधिवेशन में। सेल्फ रूल की या स्वयं शासन के संबंधित सर्वप्रथम चर्चा हुई थी 1905 में बनारस के अधिवेशन में। लेकिन कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था जब दादा भाई नौरोजी थे अध्यक्ष। इस प्रस्ताव में क्या था? स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए थे और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी 1906 में, ठीक है। तो ये ऑप्शन ही एलिमिनेट कर दीजिए, है ही नहीं इसमें। 1905 में नहीं, 1906 में हुआ था। स्वराज का बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया था, दादा भाई नौरोजी ने रखा था। और कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था? देखिए स्वराज शब्द का प्रयोग प्रथम बार हुआ था दादा भाई नौरोजी के टाइम 1906 में, ठीक है। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग देखा जाए तो स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है, तो ऑप्शन में नहीं है कोई और, तो बाल गंगाधर तिलक पे जाएंगे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है, ये है, ठीक है। इन्हीं का बुक है द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो अभी हमने देखा ना, दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। और इसमें द ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है, जो इनकरेक्ट है वो बताना है। उन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तकें लिखी, वेरी गुड, यस करेक्ट है। उन्होंने गुजराती की प्रोपोजिशन मिनिस्ट्री कॉलेज में लंदन में कार्य किया, यस लंदन में कार्य किया था। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, यस रखी थी। और वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर गए थे, नहीं उदारवादी पार्टी के टिकट पर गए थे, ठीक है। तो ये जो है ये गलत है। 1892 में वो उदारवादी की तरफ से सदस्य बने थे। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य बताना है? वे पहले भारतीय थे जो एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित और भौतिकी पर प्रश्न नियुक्त हुए थे, वेरी गुड, ये सही है। 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, ये भी सही है। वे गुजराती पत्रिका राष्ट्रगुप्तार का, ये भी सही है। और उन्होंने 4 भारतीय राष्ट्र नहीं, इन्होंने 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। एक तो 1886 देख लो आप, ठीक है, 1886, 1893 और फिर सबसे लास्ट में 1906 जो कलकत्ता का अधिवेशन होता है वहाँ पे दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनते हैं, तो 3 बार बनते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना गया वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी होता है, दादा भाई नौरोजी हैं, ठीक है। नरम दल और गरम दल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? 1907 में। कौन सा अधिवेशन हुआ था? सूरत अधिवेशन, जिसको सूरत फूट भी कहते हैं, याद कर लेना, ये तो मैंने बताना भूल गई थी। सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल विभाजन स्वदेशी मूवमेंट जो होता है, भंग विरोध होता है वो। और सूरत फूट जो होता है वो कांग्रेस और गरम दल और नरम दल जो अलग हो जाती है, तो ये सूरत अधिवेशन और सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। और इस टाइम कौन था अध्यक्ष? कलकत्ता अधिवेशन नहीं, सूरत अधिवेशन के कौन था अध्यक्ष? रास बिहारी घोष। अध्यक्ष को लेके तो विवाद हुआ था। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादी और उग्रवादियों को 2 भागों में विभाजित हो गया था? तो सूरत फूट हुआ था 1907 में, ठीक है। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, डी आर.वी. घोष, रास बिहारी घोष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन 4 संकल्पों को स्वीकार करने अथवा अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा संकल्प इन चारों में संकल्पों में नहीं था? देखिए, बाइकॉट था, स्वदेशी था, राष्ट्रीय बंगाल विभाजन रद्द करना नहीं था, उनके हाथ में थोड़ी था, वो तो बाइकॉट इन्हीं को लेकर हुआ था विवाद ना, बहिष्कार, बाइकॉट, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी को लेकर, तो 1906 में और 1907 में। तो अगर देखा है बंगाल विभाजन तो 1912 में, 1911 में घोषणा हो जाती है, 1912 में 11 में रद्द हो जाता है। 20वीं सदी जो गलत था वो मैंने बता दिया। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कांग्रेस के आंदोलनों में रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर, सभी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत फुट, अब सूरत फुट क्या है आपको पता होना चाहिए। 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हो गया था, तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में ही प्रथम विभाजन हो गया था। सूरत विभाजन का नेतृत्व, अब सूरत विभाजन या सूरत भंग पूछ ले तब भी आपको पता होना चाहिए, सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था तिलक ने। तिलक ही बाद में मिलाते हैं, तो तिलक ही नेतृत्व करते हैं और तिलक ही बाद में जाके मिलवाते हैं 1916 में। उग्रवादी थे ना ये, इन्हीं को लेके तो विवाद हुआ था। लाला लाजपत को ये लोग बनाना चाहते थे अध्यक्ष। वर्ष 1907 में सूरत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति संविधान तो 1909 में आया था। अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों का विश्वास का भाव। हाँ देखिए, जो उदारवादी थे वो सब कुछ संवैधानिक रूप से करना चाहते थे, वो जैसे कि ब्रिटिश सरकार के अंदर रह के सब कुछ करना था, जबकि उग्रवादी चाहते थे स्वतंत्रता मिले। स्वतंत्रता क्या शब्द तो बाद में चाहते थे, वो स्वतंत्र रहे, खुद रहे, ब्रिटिश सरकार के अंडर काम नहीं करे। तो ये जो बात करने का तरीका था ना, ये था। मुस्लिम लीग की स्थापना से नहीं विभाजन हुआ था। नहीं, बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन एंड होता है। देखते हैं हम लखनऊ पैक्ट के बारे में। अब लखनऊ पैक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लखनऊ 1916 में जो हुआ था, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग के एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित कहाँ पे हुए थे? तो लखनऊ पैक्ट हुआ था लखनऊ में। और इसी लखनऊ अधिवेशन में ही राजकुमार जो थे, रामकुमार शुक्ला आपको देखने को मिलेगा, तो उन्होंने गांधी जी को इनविटेशन दी थी, निमंत्रण दिया था। बिहार चंपारण में जो तिनकठिया पद्धति थी उससे किसान परेशान थे नील की खेती को लेकर, तो उन्हीं के बुलाने पे चंपारण जाते हैं बिहार। गांधी जी प्रथम सत्याग्रह वहीं करते हैं भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिकाचरण मजूमदार, एससी मजूमदार। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब किए थे? 1916 में, ठीक है, दिसंबर में। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पी कौन थे? शिल्पकार वही होते हैं जो मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उग्रवादी वगैरह तो एनी बेसेंट और तिलक ही तो थे, तो एनी बेसेंट है, तिलक का नाम ही नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना तो उसमें थे ना मुस्लिम लीग को मिलाने में, जबकि मुस्लिम लीग को मिलाने में तिलक का हाथ था और जिन्ना का हाथ था। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराने वाला जो शिल्पी था कौन था? देखिए, ना एनी बेसेंट इसमें थी, गोखले, नारायण नेहरू, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक थे। कांग्रेस के 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन मांग की स्वीकार कर लिया गया था। पहली बार राजी हो गया था ना कांग्रेस कांग्रेस का कदम मुस्लिम लीग, तो ये सब नहीं है, पहला सही है, स्वीकार कर लिया था निर्वाचन का, पृथक निर्वाचन। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम लीग समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन स्वीकार कर लिया था 1916 में लखनऊ पैक्ट में। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद का काल था 1916 से 1922 के बीच में, ठीक है। ये जो सब मैंने बताया वही क्वेश्चन है जो मैंने बता दिया, ठीक है। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1916 के लखनऊ अधिवेशन के विषय में असत्य है? अंबिकाचरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, पहले ही गलत हो गया। अंबिकाचरण मजूमदार ही तो थे, इसकी अध्यक्षता लखनऊ में किए थे। इस अधिवेशन में उदारवादी उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित, ये बात तो सही है। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण किसानों के, हाँ, तो इसी में इन्विटेशन दिया था। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अंबिकाचरण मजूमदार वाला जो है वो गलत है, क्योंकि वही तो अध्यक्ष थे, उसमें कहा है कि नहीं, ऐसे कैसे मान ले नहीं थे।
निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी के चंपारण किसानों की समस्या को अवगत कराया था? तो लखनऊ समझौता में ही तो 1917 में फिर जाते हैं बिहार, वही चंपारण होता है। 1916 में फिर 1918 में अहमदिया मिल होता है, जिसमें भूख हड़ताल करते हैं, अनशन करते हैं पहली बार गांधी जी 4 या 3 दिन के लिए। फिर 1918 में ही होता है आपका वो खेड़ा सत्याग्रह। तो ये क्रम याद होना चाहिए कि कैसे कौन सा हुआ है। तो कहाँ पे होता है? लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं कि आइए चंपारण, ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। और उससे पहले गांधी जी जब भारत आए थे 1915 में, तो इनके गुरु बोले थे, जो गोपाल के गोखले थे, खुद से पैसे से वकील थे, उन्होंने खुद बोला था कि आप क्या करिए, आप पूरे भारत का 1 वर्ष तक भ्रमण करिए, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोगों की समस्या क्या है। गांधी जी ने इनकी बात मानी, 1 वर्ष तक भ्रमण किया, और पहला इन्होंने जो पब्लिक स्पीच दिया था वो बीएचयू में दिया था, जब वहाँ पे बीएचयू की स्थापना हो रही थी। तब उस टाइम एनी बेसेंट सभी लोग वहाँ पे उपस्थित थे। तब इन्होंने, इनके जो स्पीच था ना, ये थोड़ा किसानों के पक्ष में गया था कि लोग आज़ादी तभी मिलेगी जब हमारा किसान को आज़ादी मिलेगी, लोगों को आज़ादी। तो ये पहला इनका टारगेट पैदा हुआ था, जो इससे सभी प्रभावित हो गए थे। मतलब जो मध्यम वर्ग थे वो नहीं प्रभावित होंगे, क्योंकि लेकिन जो बेसिकली इनका जो कहने का मतलब था कि अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे, गरीबों पे ध्यान नहीं देंगे, तो हमें आज़ादी कैसे मिलेगी। तो वो पहला स्पीच वहाँ पे उन्होंने दिया था, जहाँ पे वो अनअवेयर थे, कोई किसी को नहीं जानते थे, क्योंकि पहली बार भारत आए थे। भारत वो आए थे 1901 में आए थे, 1901 में आए थे वो भारत, कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, आए थे वो भारत कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार। किस अधिवेशन में कांग्रेस के भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन। और खुद भी कलकत्ता अधिवेशन खुद भी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। और पूछा जाए कि एनी बेसेंट जो है वो 1917 में क्या है, खुद बनती हैं एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष, एक बार पहली महिला अध्यक्ष बनती है, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनेगी सरोजिनी नायडू। तो अगर हम कांग्रेस के सेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम होम रूल लीग आंदोलन का पढ़ेंगे, होम रूल आंदोलन किसने कब शुरू किया था, कैसे आया, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।